शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आने वाले दिनों में व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा मेरी अपनी खुद की बढ़ने वाली हैं। इसी कारण हो सकता है कि कई बार बहुत से महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हो जाएं जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी हों, लेकिन शायद हो सकता है कि मैं अपनी बातों में पहले कह चुका हूं, लेकिन आप तक पहुंची ना हो, या हो सकता है मुझसे मिस हो जाए। लेकिन अब जितनी भी बातें होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सारी सारी चीज़ें एक्शन और रिएक्शन पर होंगी। यानी कोई भी ऐसी चीज अब आपके सामने बिल्कुल नहीं आने वाली है जिसे कह देने के बाद उसके ऊपर कोई एक्शन ना हो, क्योंकि कंपनी के लिए, कंपनी का अस्तित्व, कस्टमर की लायबिलिटी और भारत देश के अंदर कंपनी के ऊपर ये जितने भी आक्षेप लगाए गए उससे क्लीन चिट दिलाना ये बहुत आवश्यक है। इस क्रम में मैंने कुछ कस्टमर्स को, जिनका मैंने एक तरह से कैसे क्लासिफिकेशन कर रखा है, उनके रोड मैप मैं बदस्तूर पहले देता चला आ रहा हूं, आगे भी देता रहूंगा। आप सभी कस्टमर उसमें से जिस भी बैरिक में आ रहे हैं, जिस बैरिकेटर में आ रहे हैं, अपने आप को आप उसमें समझते हुए उसी के हिसाब से दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिएगा, क्योंकि उसी दिशा निर्देशों के आधार पर ही मैं आगे बढ़ूंगा और उन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर आगे आने वाले वक्त में आपकी लायबिलिटी उतरना, फंसना, यह क्लियर होगा। सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी कस्टमर्स के लिए दिशा निर्देश फिर से रिपीट करूंगा जिन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, जिनका कोई पैसा बाहर नहीं गया, यानी एसोसिएट अकाउंटों में नहीं गया, और जिन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करी है जो कंपनी के खिलाफ हो, और उनकी मेल सारे दस्तावेज के साथ मुझे आ चुकी है। उन कस्टमर से मैं यही निवेदन करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी उतनी ही मेरी है जितनी आप खुद की समझते हैं। यानी आप ये मानिए कि धरती पर अगर लायबिलिटी उतरने के नाम पर कोई भी पहला कदम चला जाएगा तो सिर्फ आपके लिए चला जाएगा। इसके अलावा कंपनी के पास आपको बेहतर से बेहतर देने के और बहुत से रास्ते हैं, बहुत से जरिए हैं। आप अगर अपना विश्वास कमजोर करते हैं, तोड़ते हैं, तो उससे कोई फायदा आपका नहीं होने वाला है, सिवाय आपके दिमागी सुकून का खराब होना, आपका वक्त बर्बाद होना और फिर लंबा समय लग जाना। लेकिन यदि आपने इतने साल इंतजार किया है तो चंद माह की बात और है। अगर आप कंपनी के साथ पहले से लेकर अब तक उसी भाव से जुड़े हुए हैं जो भाव आपका पहला था, तो विश्वास जानिए अब बारी कंपनी की है। और कंपनी सिर्फ आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए नहीं, बल्कि कंपनी अपने आप को साबित करने के लिए भी कानून की नजर में, आपकी नजर में, समाज की नजर में और दुनिया के अंदर ब्रांड बनने के लिए भी कंपनी इस कार्य को करेगी जरूर। हमारे लिए यह अति आवश्यक है। तो वो कस्टमर जो हमारी इन बातों को समझ करके पिछले कई सालों से हमारे साथ खड़ा है और आगे भी हमारे साथ खड़ा है, उसका विश्वास हम पर है, उसका हित, उसका पैसा सर्वोपरि है। इस धरती पर 1 रुपया भी लायबिलिटी के नाम पर अगर किसी का सबसे पहले उतरेगा तो उसी कस्टमर का उतरेगा। यह है पहला रोड मैप उन सभी कस्टमर्स के लिए जो मुझे मेल करके घर में निश्चिंत होकर के बैठे, बिल्कुल परेशान ना हो। आपने मेल कर दिया, आपकी मेल हमारे तक आ गई है, उसका अवलोकन किया गया है, उसकी डिटेल तैयार हो गई है और उसके ऊपर काफी बड़े लेवल की तैयारी की जा रही है। और ये मेल आपकी, ये दस्तावेज आपके हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, बहुत बड़ा शस्त्र हमारे लिए है कि हमारे इतने बड़े कस्टमर इतनी बड़ी लायबिलिटी के साथ आज भी हम पर भरोसा करते हैं और हमसे कहते हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हमें आप पे भरोसा है। ये बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए वाकई बहुत सम्मान की बात है। तो इसलिए आपके इस सम्मान और आपके इस आदर जो आपने हमें दिया है, इसका हमेशा सम्मान किया जाएगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। अब आती है बारी हमारे उन कस्टमर्स के लिए जिन्हें मैंने अलग अलग डायरेक्ट में रखा हुआ है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, हमारे वो सारे कस्टमर जिन्होंने अपने पैसे का एकमात्र अंश भी किसी कस्टमर को यानी अपने एसोसिएट को दिया है, यानी अगर आपने 10,000 रुपए भी दिए हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, आरोप लगा है पैसा बाहर गया। बाहर का मतलब जरूरी नहीं कि विदेश हो। आज अगर कंपनी के दिए गए पैसों से जमीनें खरीदी गई और उन जमीनों को बेचने के एवज में किसान से पूछताछ है, अगर आज कंपनी के दिए गए पैसे से बिलें सबमिट की गई और उन बिलों के एवज में वेंडर से पूछताछ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कस्टमर ने वही पैसा एसोसिएट को दिया है और एसोसिएट इस दायरे से बाहर निकल जाए? इम्पॉसिबल, बिल्कुल कतई इम्पॉसिबल। तो आप सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि जिन्होंने 10,000 रुपया भी अगर किसी एसोसिएट को दिया है और इस पूरे मामले में आपके पास कंपनी का कोई भी दस्तावेज है, मसलन चेक, रसीद, जिसे आप क्लेम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप
वो सारे के सारे पैसों का एक प्रूफ लेकर के आएंगे। जो कंपनी में दिया आपने वो हमें दे दिया, लेकिन जो एसोसिएट को आपने दिया है उस पैसे का जब तक पूरा का पूरा आकर के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता है तब तक उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स कतई नहीं माना जाएगा। और अगर यदि इस पूरे मामले में किसी प्रकार से कोई भी देरी, कोई भी लापरवाही, कोई भी इग्नोरेंस की जाएगी तो यह मामला रिवर्सल वापस जाएगा कि अगर आपने कंपनी के अकाउंट में 10 लाख रुपए देने का दावा किया है, 7 लाख कंपनी में दिया और 3 लाख आपने किसी और को दिया है, तो 3 लाख आपकी पेंडेंसी है और ये रसीद, ये डॉक्यूमेंट जिसे लेकर के आप कंपनी पे क्लेम कर रहे हैं ये गलत है। और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारा क्लेम आप पर बनेगा, ना कि आपका क्लेम हम पर बनेगा। इसको लेकर अगर किसी प्रकार के न्यायिक उस प्रक्रियाओं में आएंगे तो सिर्फ ये डिस्प्यूट होगा, लेनी देनी का कोई क्राइम नहीं है। आपने हमें 7 लाख दिया है, हम 7 लाख मान रहे हैं, लेकिन आपने 10 लाख की रसीद हमें दी तो हमारा 3 लाख रुपए भी आपने किसको दिया ये आप पहले साबित करेंगे, तब 7 लाख का क्लेम करेंगे। और इसके लिए हमने आपको 2 रास्ते दिए हैं। पहला रास्ता उचित तौर से कि अगर आप अपने एसोसिएट संपर्क में हैं, आप उनके जरिए हमें एक एफिडेविट दिला दें, एक हलफनामा दिला दें कि पैसा उन्होंने कैसे दिया, कब दिया। यदि मान्य है आपका पैसा सुरक्षित है। और यदि एसोसिएट ने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन, ताकि ये 3 लाख रुपए सरकार की नजरों में आ सके, एजेंसी की नजरों में आ सके, कोर्ट की नजरों में आ सके, कानून की नजरों में आ सके और इसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई हो सके। कानून इसका फैसला करेगा कि इसके लिए क्या करना है, ना हम करेंगे, ना आप करेंगे, ना एसोसिएट करेगा। तो ये रोड मैप उन लोगों के लिए है जिन्होंने कंपनी के अकाउंट में पैसा न देकर के अपने एसोसिएट के अकाउंटों में पैसे दिए। इसके बाद आ जाती है बारी उन सभी कस्टमर्स की जिन्होंने 2019 के बाद की रजिस्ट्रियां कराई हैं। जैसा कि आप सभी लोग एक अच्छे तरीके से कानूनी बात जानते हैं, कंपनी भाग गई थी तो रजिस्ट्री किसने की? इस सवाल का जवाब पूरे देश में अगर यह पूछा जाएगा हर एक कोर्ट में, हर एक जगह पर, कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में यह कहा गया ये भाग गया तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हुई, इसका मतलब लूट हुई है। रजिस्ट्री नहीं बल्कि लूट हुई। और लूट करने वाले लोग कौन हैं? जिन्होंने रजिस्ट्रियां कराई, जो उसमें गवाह हुए और जिनके नाम पर रजिस्ट्री हुई। तो अब अगर इस 2019 के बाद की लूट को हम लूट समझे तो कंपनी भागी ही नहीं है, यानी कंपनी को लूटा गया है। और रजिस्ट्री कराई गई है अगर, तो रजिस्ट्री का मतलब है कंपनी मौजूद है, यानी एफआईआर झूठी है। तो इस मुद्दे को आपसे कई गुना ज्यादा जरूरी हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए, सरकार के लिए, कानून के लिए, कोर्ट के लिए, एजेंसी के लिए सामने लाना आवश्यक है। इस पूरे मामले में आपकी सहमति हो और चाहे ना हो, इस पूरे मामले में आप हमारे साथ दें या चाहे ना दें। यदि आप हमारे साथ हैं, हम आपको अपने साथ गवाह बना के लिए चल रहे हैं कि देखिए इनके साथ भी लूट की गई, इनसे भी पैसा लिया गया, इनका पैसा ऑलरेडी कंपनी में था, इनको भय दिखाया गया कि इनका पैसा अगर डूब जाएगा तो किसको नहीं मिलेगा, अगर आप रजिस्ट्री करा लेते हैं तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा। और यदि आप साथ में नहीं आते हैं तो आप पार्टी बनते हैं कि आपने कंपनी के उस समय में जब अफवाहें फैली थी, आपने बिल्कुल वही कार्य किया जैसे किसी बाजार में आग लगी हो, लोग दुकानें छोड़ के भाग रहे हों, आप जान बचाने की जगह आप वहां से माल लूट करके भाग रहे हैं। तो इसलिए 2019 के बाद की रजिस्ट्री वालों के लिए सीधी सी गाइडलाइन है, आपके पास नोटिस जाएगी, 100% जाएगी। और नोटिस अगर जा रही है आपके पास में, नोटिस आपको प्राप्त हो रही है, इमीडिएट उसका रिप्लाई दीजिए निर्धारित समय सीमा के अंदर। यदि आप नोटिस का रिप्लाई नहीं देते हैं तो आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी और यह मान लिया जाएगा कि इस मामले में आपके ऊपर जो भी वहां पर आरोप सोचा जा रहा है वो आरोप शायद सही है, इसीलिए आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए 2019 के बाद की रजिस्ट्री, कब्जा, पजी जितनी चीजें हुई हैं उनमें अपनी वैधानिकता, यानी अपनी जो आपकी एग्जिस्टेंस है उसको साबित करने के लिए, कंपनी के साथ खड़े रहने के लिए और अपने पैसों को सुरक्षित करने के लिए आपके लिए कदम उठाना बहुत आवश्यक है। इसे इग्नोर कर देने का मतलब होता है कि पहली चीज, आपका जो पैसा पहले कंपनी में आया वो भी आपका डूबा। दूसरे नंबर की बात, जो रजिस्ट्री आपने कराई उस रजिस्ट्री के खिलाफ में आपके ऊपर लीगल एक्शन। और तीसरे नंबर की बात, ये पूरे मामले के अंदर जो सिंडिकेट ने काम किया हुआ है ये क्राइम नॉर्मल क्राइम नहीं है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसके ऊपर गैंगस्टर भी लागू होता है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग भी है जिसके ऊपर पीएमएलए भी लागू होता है, ये 420 भी है, ये सारी चीजें आती हैं, कंपनी एक्ट का वायलेशन भी है। तो एक दो मामलों में नहीं, एक दो कोर्ट में नहीं, बल्कि कई मामलों में कई जगहों पर आपको इसकी जवाबदेही देनी पड़ जाएगी और कई मामलों में आपकी संलिप्तता हो जाएगी। इसलिए यदि आप ऐसे किसी भी कार्रवाइयों से बचना चाहते हैं तो कृपया करके इन बातों को बहुत ध्यानपूर्वक समझें और समझ करके आप इसका उत्तर दें। इसके साथ ही साथ मैं एफआईआर वालों के लिए कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो उनका कानूनी अधिकार था
और उस तरह के एफआईआरों पे जिसे हम चिन्हित कर रहे हैं उस पर सवाल पूछना, प्रश्न उठाना, उन्हें कोर्ट के समक्ष लाना, ये हमारा कानूनी, हमारा भी फर्ज बनता है। परंतु ऐसी कई एफआईआरें पाई गई हैं, चिन्हित की गई हैं, जिन एफआईआरों में हमने ये देखा हुआ है कि कंपनी की जमीनों की रजिस्ट्री करके कंप्रोमाइज किया गया है, जिन एफआईआरों में कंप्रोमाइज करके लोगों की बेल कराई गई है। ऐसे सारे मामला आरटीआई के थ्रू और नॉर्मल तरीके से निकाले गए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि उस वक्त का फायदा उठाकर कई कस्टमरों ने कई एसोसिएटों को ब्लैकमेल करके उनके खिलाफ एफआईआर करा करके उन्हें जेल में करा करके कंपनी की अच्छी जमीनों को अपने नाम कराने का प्रयास किया और उनके साथ समझौता किया और उसके बाद उन्होंने उनकी बेल कराई। यदि ये सच्चाई है तो ये मानिए कि ये एफआईआर एक एफआईआर नहीं बल्कि एक ऐसा लीगल क्रिमिनल वेपन है जिसके जरिए एक बहुत बड़ा क्राइम किया गया, जिसमें सबसे पहले ब्लैकमेलिंग, यानी एसोसिएट खिलाफ एफआईआर कर उसे ब्लैकमेल करना, निर्दोष को जेल डलवाना, बिला वजह किसी कसूर ने उसको आपने जेल में डलवाया। उसके बाद कंपनी की जमीन के ऊपर आपने पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा करके उसकी रजिस्ट्री अपने नाम पे कराई और कोर्ट की आंखों में धूल झोंक करके आपने उस रजिस्ट्री के बाद उसे बेल करा दिया, जबकि हमारा समझौते में कोई हस्तक्षेप नहीं है और कंपनी मौजूद ही नहीं है। और इस पूरे मामले में पूरी तरीके से सरकारी संस्थाओं में, यानी पुलिस फोर्स से लेकर ईओडब्ल्यू से लेकर के माननीय न्यायालय से लेकर के हर स्तर पर कानूनी इदारों का उल्लंघन किया गया और उन्हें बिल्कुल मिसलीड किया गया। यह मामला छोटा मोटा मामला नहीं है। ये विश्वास जानिए, बातों की गंभीरता में सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इस मामले की जांच हम खुद कोर्ट से निवेदन करेंगे कि सीबीआई स्तर से कराई जाए, चाहे हुई एफआईआरों की जांच कि एफआईआर क्यों कराई गई, चाहे हुई रजिस्ट्रियों की जांच कि रजिस्ट्रियां किसने की, क्यों कराई, किस लिए कराई, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, चाहे की गई एफआईआरों पे हुई अरेस्टिंग के बाद की गई बेलों की जांच कि ये जांचें की जाएं कि बेल कैसे हुई, जमीन किसने दी, किसने रजिस्ट्री करी, क्या उसके पीछे कॉज था। ये सारी चीजें इतनी बड़ी है कि अगर इसको न्यायालय में लेकर आएंगे तो आपने एक लाइन सुनी होगी कानून की, स्वतः संज्ञान, कि जब कोई मामले की गंभीरता इतनी बढ़ जाती है कि जिससे समाज के अंदर कानून की स्थापना करना थोड़ा सा कठिन लगता है कि यहां कुछ ऐसा मामला हो सकता है कि कोर्ट इन्वॉल्व नहीं करेगी अपने आप को, तो यहां पर कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, कानून का उल्लंघन हो सकता है, तो वहां पर स्वतः संज्ञान लिया जाता है कि नहीं, कोई क्या कहता बात की बात है, कोर्ट खुद स्वतः संज्ञान लेकर के जांच बैठा देती है। हमें पूरी आशा है कि इतने सारे सबूत हम देंगे, इतने सबूत हम देंगे कि कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगी और कोर्ट इस मैटर को अपने हाथ में लेगी। इसके बाद इस मामले को स्पीडअप कराना मेरा काम होगा। फिर भी किसी कारणवश अगर कहीं पर भी कोई भी इसमें समय लगा, देरी आई, तो मैंने बताया कानून हम भारत देश के नागरिकों को अधिकार देता है कि अपने ऊपर किए गए अत्याचार या अपने ऊपर की गई इस तरह की चीजें जहां पर हमें दोषी बनाया गया, लेकिन हमें यह लगता है कि हम दोषी नहीं बल्कि हम विक्टिम हैं और हमारे ऊपर अत्याचार किया गया, तो हम कानून से ये मांग करें कि इस प्रकार की जांच एजेंसी बैठाई जाए जो निष्पक्षता से जांच करे और इस जांच में होने वाले सारे अर्चे खर्चे जितने हैं वो हम स्वतः खुद ही देंगे। यदि जांच में कहीं हमारी कमी निकलती है, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, जांच की रिपोर्ट मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जांच हमने मांगी है, इसलिए इस जांच पर हम कोई शक नहीं कर सकेंगे। ये जांच एजेंसी जो रिपोर्ट देगी हम उसे बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करेंगे। यदि ये जांच में हम निर्दोष साबित होते हैं तो जो गुनहगार साबित हो रहा है उसको बाकायदा सजा मिलनी चाहिए। हम दूसरे ऑप्शन पर पूरी तरीके से तैयार हैं कि यदि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कंपनी की तरफ से तो ये सबसे अच्छी बात, अन्यथा इमीडिएट हम अपनी तरफ से इस पूरी जांच को करवाने के लिए कोर्ट से निवेदन करेंगे कि हमारे खर्चों पर इस जांच को की जाए ताकि कानून की इज्जत बची रहे और कानून का सम्मान बढ़ सके। इसके अलावा भी 2-3 मुद्दे हैं जिनके मैं आप सभी लोगों को अगली वॉइस रिकॉर्डिंग में बताता चलूंगा, लेकिन फिलहाल जिनके पैसे कस्टमर्स ने एसोसिएट्स अकाउंट में दिए हैं उनके लिए दिशा निर्देश पूरी तरीके से क्लियर है कि आपको बगैर लीगल फॉर्मेलिटी पूरा किए आपका क्लेम हमारे पास किसी भी हाल में नहीं बन सकता, और आपकी एक लीगल फॉर्मेलिटी, आपका क्लेम कितना बड़ा क्यों ना हो, वो जिम्मेदारी हमारी है। 2019 के बाद की रजिस्ट्री में आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। फैसला आपको करना है कि आपके साथ मिल करके हम जांच करवाते हैं या आपके ऊपर हम जांच कराते हैं, यह तय आपको करना, निर्धारित आपको करना है। इसके साथ ही साथ एफआईआरों में यदि आपके बेल हो चुकी हैं, गिरफ्तारियों के बाद आपको खबर लगी है कि जिसका नाम आपने नामित किया था अब वो बेल पर है, तो उस बेल के पीछे का रीजन जो है, अगर उससे जाने बगैर आप घर में बैठे रहेंगे और वो रीजन कुछ ऐसा है जिसमें आपका या हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कानून का उल्लंघन किया गया है, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। इमीडिएट तुरंत आप
जाग जाएं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपके घर की लाइसेंसी बंदूक लेकर के चोरी करके कोई जा करके कहीं मर्डर कर दे और वो बंदूक वहीं छोड़ के चला आए। तो मर्डर किसने किया, जुर्म किसने किया, बात की बात है, लेकिन दस्तावेज आपके नाम पर है तो पहला शक आप पर जाता है और पहली गिरफ्तारी आपकी ही होती है। तो इस मामले में आप इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन यदि दस्तावेज आपके नाम पर हैं तो पहले एक्यूज आपको ही बनाया जाएगा यदि आपने उसके लिए प्रिकॉशन नहीं लिया तो।